हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का 4th लेसन जो है कवर करेंगे। ठीक है। और वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, वे साथ में वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें जो है ये लेसन जो है 6th क्लास का 4th लेसन समझने में दिक्कत आ रही है, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 6th क्लास का 4th लेसन क्या है। क्या बताती हैं कब्रें, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साथ में वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो कोई कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के तौर पे या फिर जैसे भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय में जो है उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। पुस्तकालय जो था उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। ठीक है, और वहीं किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। ठीक है, तो ये मेरी है और मेरी जानना चाहती है कि वेद क्या होते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा कि वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये इनका क्रम भी है, इनके रचित होने का क्रम भी है। पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप कैसे याद रखेंगे? तो ABCD में एस जो है था ना, एस से साम, तो ये पहले आता है। और वाई से यजुर्वेद यदि आप रख लेते हैं तो वाई जो होता है वो बाद में आता है। तो इस तरीके से आप छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं इनका क्रम, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या आया था, पहले सामवेद या पहले यजुर्वेद। ठीक है, चलिए सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग आज से 3500 साल पहले हुई है। ठीक है, 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है कि 1028 सूक्त है। ठीक है, सूक्त का मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से देवता? अग्नि, इंद्र और सोम। तो सबसे पहली बात कि ऋग्वेद जो वेद होते हैं उनकी रचना जो है, रचना के क्रम के अनुसार से लगाएं। पहला क्वेश्चन आ सकता है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, तो इसकी रचना कब हुई है? तो आज से 3500 साल पहले हुई है। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? तो 1028 प्रार्थनाएं हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? कि अच्छी तरह से बोला गया होता है। ठीक है, और ये किन किन देवी देवताओं में जो है स्तुति में रचे गए? तो ये तो अधिकतर मतलब ढेर सारी देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, लेकिन इनमें से 3 महत्वपूर्ण है। ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम। ये भी आई है क्वेश्चन, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि किस चीज़ के देवता है? तो अग्नि आपके देवता हैं आग के, इंद्र हैं युद्ध के, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। आप लोगों ने सोम रस का नाम सुना होगा। सोम रस जो है ना, ज़्यादातर कहा जाता था कि सोम रस जो है शराब का एक कैटेगरी होता था। ठीक है, तो अग्नि आग के देवता हो गए, इंद्र जो थे युद्ध के देवता हो गए, और सोम जो था एक प्रकार का पौधा था जिससे एक खास पेय जो है बनाया जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? तो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ जो है करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे, यानी कि महिलाएं नहीं थी। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो एक तो प्राक संस्कृत कहलाती है, दूसरा वैदिक संस्कृत कहलाती है, क्योंकि वेद लिखे गए हैं तो वैदिक संस्कृत। ठीक, तो इनसे जो है क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो सबसे पहले पूछेगा कि वेदों की रचना जो है
आचार्य जो है विद्यार्थियों को वेदों को कैसे पढ़ाते थे, ठीक है, तो कंठस्थ करवाते थे पहला। दूसरा जो है अधिकांश जो सूक्त के रचयिता और सीखने सिखाने वाले क्या थे, पुरुष महिला दोनों, तो आपका आंसर अधिकांश में हो जाएगा पुरुष, ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की जो रचना है महिलाओं के द्वारा भी की गई है। और ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। VBI संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है, तो भारोपीय का है, यानी कि भारत और यूरोपीय का है, ठीक है। भारत की कई भाषाएं जो है असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि जो है इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं जो है इस परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, असमी, गुजराती, ये सभी, ठीक है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई भाषाएं जो थीं एक जैसी थी, ठीक है। ठीक, चलिए उदाहरण के लिए मातृ यानी कि मातृ जो है वो संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो, तो ये सभी एक ही जैसे हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जो है एक ही भाषा परिवार का माना जाता है। तो संस्कृत जो है हमारी किस परिवार से आती है, तो भारोपीय से आती है। चलिए आगे, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तिब्बत किधर है अब और बर्मा किधर है, तो ये आप आ गए सिक्किम, देन इसके बाद ये म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता है इधर आ गया, ठीक है। तो और इस साइड में है आपका तिब्बत, तो तिब्बत और बर्मा, तो इसकी भाषा को क्या कहते हैं, इधर वाले भाषा को, पूर्व उत्तर वाले भाषा को हम लोग कहते हैं तिब्बत बर्मा परिवार का भाषा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी द्रविड़ भाषा है। जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया की भाषा कौन सी है, द्रविड़ भाषा है, ठीक है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गया मध्य भारत, और इसमें जो बोली जाती है ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। यहाँ जो साउथ में पूर्वोत्तर में बोली जाती है ये हो गया आपका तिब्बत बर्मा भाषा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ साउथ में जो बोला जाता है ये है द्रविड़ भाषा, और बच गया एक संस्कृत, तो संस्कृत है आपको भारोपीय भाषा, ठीक है, भारत और यूरोप से मिला जुला है। और बहुत सारी भाषाओं को, ढेर सारे भाषा हैं जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जो है जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सभी एक ही भाषा परिवार के कहे जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई हैं, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, मतलब एक व्यक्ति जो होते थे जिन्हें पुरोहित या फिर कुछ होते थे वे उच्चारण करते थे और बाकी सब सुनते थे, ठीक है, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी कि करीबन अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 18वीं 19वीं सदी में इसे छापने का काम किया गया है। तो पहले जो है ऋग्वेद क्या किया जाता था, क्या प्रत्येक जो विद्यार्थी होते थे क्या ऋग्वेद को पढ़ते थे हाथ में लेकर के, नहीं। एक जो पुरोहित होते थे और अन्य विद्यार्थी जो होते थे, पुरोहित बोलते थे, उनको सस्वर पाठ कराया जाता था कंठस्थ, और वे सभी सुनते आए ऐसे ही 3500 साल से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक देखा जाए तो 200 साल मात्र पहले इसे क्या करने का काम, छापने का काम किया गया, ठीक है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं, इतिहास लिखने वाले, जानने वाले नहीं, मतलब इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले, वे कैसे ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों
के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ऋग्वेद में जो है एक विश्वामित्र नामक ऋषि थे और इसमें दो पूजनीय नदियाँ व्यास और सतलुज थी, इन्हीं के बीच में संवाद दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किसके किसके बीच में संवाद दिया हुआ है। चलिए यहाँ एक पांडुलिपि दी हुई है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो भुर्ज के वृक्ष से बनते हैं पांडुलिपियाँ, दूसरा ताम्र पत्ते से बनते हैं। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कहाँ मिली है हमें? कश्मीर में मिली है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को जो है सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। कितने? 150 साल पहले जो है ऋग्वेद को छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे के महाराष्ट्र में जो है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये पांडुलिपि किस चीज़ पे लिखी गई है? तो भुर्ज पे लिखी गई है। दूसरा, इसको जो है छापने का काम कब हुआ है? तो 150 साल पहले हुआ है। ठीक है, तीसरा, इसका अंग्रेजी क्या इसका अंग्रेजी अनुवाद तैयार हो चुका है? तो बिल्कुल हो चुका है। और ये अभी कहाँ पे सुरक्षित है? तो पुणे के महाराष्ट्र में सुरक्षित है, पुस्तकालय में। यहाँ पे जो है विश्वामित्र और नदियों की जो चर्चाएं हैं उसे दी गई हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। मैं उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं लाइंस को पढ़ रही हूँ जो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? तो सिर्फ एक बार। और कौन मेन नदियाँ थी? तो सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक है, चलिए आगे। क्या ऋग्वेद के टाइम में मवेशी, घोड़े और रथ थे? आइए देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में मवेशी के लिए, बच्चा के लिए, बच्चा यानी कि पुत्र, पुत्री, लेकिन विशेष करके पुत्र के लिए। ठीक है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थनाएं जो हैं इसमें दी गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। तो घोड़े जो होते थे, क्यों इनकी इच्छा थी लोगों को ऋग्वेद के काल में या ऋग्वेद में क्यों ऐसा बताया गया? तो रथ खींचने के लिए घोड़े काम आते थे, इसलिए इनका यूज इनको मांगा जाता था प्रार्थना के माध्यम से। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जाता। तो एक तो घोड़ा चाहिए इन्हें, उसके बाद में अच्छी ज़मीन चाहिए। ज़मीन क्यों चाहिए? तो फसल उगाने के लिए। फसल में खास करके जौ, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो कुछ ऐसी भी लड़ाइयाँ थीं जो लोगों को जो है बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। जब ऋग्वेद में जो है यज्ञ किया जाता था तो उसमें आहुति दी जाती थी उस टाइम में। ठीक है, ऐसा बताया गया है। ये आहुति में ये आहुतियाँ किसको दी जाती थी? तो देवी देवताओं को। क्या क्या दिया जाता था? तो घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये सभी जो है ऋग्वेद में बातें जो हैं उपलब्ध हैं। क्या क्या बातें उपलब्ध हैं? कि इस टाइम पे जो है लड़ाई होती थी मवेशी के लिए, पुत्र के लिए, लड़ाई नहीं, प्रार्थनाएं की जाती थी मवेशी के लिए, पुत्र के लिए और किस चीज़ के लिए? घोड़ों की प्राप्ति के लिए। घोड़ा से ये लोग रथ का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद में लड़ाइयाँ जो होती थी वो बहुत चीज़ों के लिए होती थी। पहला तो था कि जल्दी से तैयार हो जाने वाले फसल को उपजाया जा सके, इसके लिए ज़मीन के लिए होता था। उसके बाद में जब ये सभी जो है पानी के स्रोत के लिए होता था, कुछ लोगों को बंदी बनाए जाने के लिए भी होता था। तो ये जब धन जीत कर लाते थे तो सरदार ले लेते थे, कुछ
कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था और कुछ जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। इस टाइम पे जो है यज्ञ होता था उसमें आहुति दी जाती थी घी का, अनाज का और मवेशियों का, मतलब जानवरों का। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी जो है सेना नहीं होती थी। VVI क्या ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में जो है अस्थायी सेना होती थी? नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। उस समय सभाएं की जाती थी, सभाएं होती थी। सेना जो थी अस्थायी सेना, अस्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा जो है होता था तथा यहाँ के लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ये लोग जो है अपने सरदार को भी चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल होते थे। चलिए आगे चलते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो उस टाइम पे जो है वैदिक काल में लोगों का जो व्यवसाय था उसके आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया था। जैसे आज के डेट में कैसे है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अभी तो मतलब बहुत कम हो चुका है। उत्तर वैदिक काल में जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपने ये पर पहुंच चुका था कि उसी टाइम में ये डिवाइड हुआ कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, पुरोहित का बेटा पुरोहित, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। ठीक है, बट आज तो है ब्राह्मण का बेटा भी वकील बन सकता है, क्षत्रिय का बेटा भी, शूद्र का बेटा भी। तो अभी बहुत हद तक कम हो चुका है ये सिस्टम वर्गीकरण। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण किस चीज़ के लिए होता था? काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, तो ये आपका काम है, आप देखिए। चलिए, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। तो जिसका जो है काम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था उनमें से कौन थे? एक तो पुरोहित थे, दूसरा था राजा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। कुल मिलाकर के उस टाइम का जो राजा था उसके पास सेना नहीं थी, बड़ी बड़ी राजधानियाँ नहीं थी, ना ही वो किसी महल में रहता था, ना ही वो टैक्स वसूलता था, और ना ही उसकी मृत्यु के बाद में जो है उसका पुत्र राजा बनता था। जैसे अंग्रेज़ों के आने के पहले तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो है वंशानुगत सिस्टम था, वो सब जो है वैसा सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन, इसका तो यूज हम लोग आज भी करते हैं। किस चीज़ के लिए जन का यूज किया जाता था? जनता के लिए या समुदाय के लिए। ठीक है, दूसरा था आपका विष, जैसे वैश्य शब्द से निकलता है, और इन्हीं को संबोधन करने के लिए विष का भी यूज किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किन किन के नाम मिलते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जनता और समुदाय को संबोधित करने के लिए किन किन शब्दों की चर्चाएं मिली है? तो एक जन और दूसरा आपका विष। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या क्या मिलते हैं? पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। आप लोग तो इसे आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जो है जाना पहचाना लगता है? किनमें से? इनमें से। चलिए आगे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखे हैं जिन लोगों ने, वे खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, और जो इनके विरोधी थे उन्हें दास या दस्यु कहते थे। दस्यु जो थे वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में
दास, एक मिनट यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ, फ्रेश आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा। चलिए, बाद के समय में जो है दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का इस्तेमाल गुलाम के लिए जो है होने लगा। तो बाद में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला तो ऋग्वेद के टाइम में जो प्रार्थना की रचना कर रहे थे उन्हें आर्य कहा जाता था, और जो नहीं रचना कर रहे थे, जो इसका विरोध कर रहे थे, उसे दास या दस्यु कहा जाता था। बाद में जो है दास जो है दासी, जो कि स्त्रीलिंग इसका दासी होता है, उसका यूज गुलाम के लिए किया जाने लगा। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो वे गुलाम हो गए थे। जो भी मालिक उसके काम करवाना चाहते थे वे करवाते थे और उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, ठीक है। उत्तर पश्चिम, ये भारत हो गया, और ये वाला इलाका उत्तर, यहाँ तो है उत्तर और ये है आपका पश्चिम, ठीक है, और ये हो गया उत्तर। तो इस इलाके में ऋग्वेद की रचनाएं हो रही थी। तो क्या ये जो पूरा वर्ल्ड है, क्या अलग अलग जगहों पर या फिर पूरे भारत में ही अलग अलग जगहों पर क्या इन्हें ऋग्वेद की रचना हो रही होगी? नहीं, अलग अलग जगह पे दूसरी भी तो घटनाएं हो सकती हैं ना। तो बिल्कुल हो सकती हैं। तो आइए कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। खामोश प्रहरी, खामोश मतलब चुप, और प्रहरी मतलब क्या होता है? सेना, ठीक है, सेना। आप लोग यदि नेपाल में जाएंगे कभी तो आप लोगों को पुलिस के बदले में आपको प्रहरी सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो खामोश प्रहरी, खामोश मतलब शांत और प्रहरी मतलब सेना। कहानी महापाषाणों की, महापाषाण, महा मतलब बहुत बड़ा और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर। चलिए, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये पत्थर, कौन से पत्थर? ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी कि यदि कोई मर गया तो इसके अगल बगल में जो है ये कब्र है, उस व्यक्ति की, और बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो ऐसा महापाषाण पत्थर बनाने, महापाषाण काल में कब्र जो बन रहा था, ये कब शुरुआत हुई? 3000 साल पहले। अच्छा, 3500 साल पहले क्या हो रहा था? ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ठीक है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। आइए मैप देख लेते हैं हम लोग। एक तो आपका दक्कन, ये दक्षिण भारत, ये उत्तर पूर्वी भारत, ये वाला इलाका, और कश्मीर यहाँ का इलाका, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि महापाषाण जो कब्रें थीं कब बनाई जा रही थी? तो 3000 साल पहले। भारत के किन किन क्षेत्र में प्रचलित थे? तो सबसे पहले ऊपर से देखिएगा आप, कश्मीर, फिर दक्कन, फिर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। चलिए, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ ऐसे महापाषाण कब्रें थी जो जमीन के ऊपर से ही दिखने लग रहे थे। कुछ महापाषाण जो है जमीन के भीतर भी होते थे। तो ऑब्वियस बात है, कुछ ज़मीन के ऊपर दिखने का भी वजह हो सकता है कि हो सकता है वहाँ की मिट्टी जो है धीरे धीरे 3000 साल पहले की है, तो वहाँ से धीरे धीरे उड़ चुकी होगी और कुछ नहीं दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ही गहराई में उनको बनाया गया हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कई बार जो है पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, गोल गोल आकार में सजाए हुए, ठीक है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला, यानी कि एक कब्र है और एक अकेला खड़ा पत्थर। यही एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण काल में मात्र यही एक प्रमाण के रूप में है जो बता रहा है कि इस टाइम पे कब्रें हुआ करती थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या उस समय महापाषाण काल में व्यक्तियों को जलाया जाता था, दफनाया जाता था, पत्थर के साथ, मतलब पत्थर वाली कब्रें बनाई जाती थी पत्थर के को रख करके। तो इस टाइप के ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए
महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। कौन कौन से काम करने पड़ते थे ऐसे महापाषाण कब्र बनाने के लिए? हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सभी काम जो है उन्हें करना पड़ता था। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। क्या समानताएं थी? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। एक खास किस्म का मिट्टी का बर्तन हो गया और यहाँ मृतक हो गए। ठीक है, और उनके साथ दफना दिया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से जाना जाता है। VVI क्वेश्चन, क्या महापाषाण काल में काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ जो है इन्हें दफनाया जाता था? तो बिल्कुल दफनाया जाता था। ब्लैक रेड वेयर। ठीक है, तो इनके साथ इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ ब्लैक रेड वेयर के साथ दफनाया जाता था। अच्छा, एग्जाम में खासकर BPSC एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काले लाल जो है बर्तन थे वे किस काल के हैं। ठीक है, तो महापाषाणिक जब संस्कृति थी तब के हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो इस टाइम पे सबसे पहला एक कब्र होता था और कब्र के पास या तो एक पत्थर वाला मिला है कब्र, नहीं तो गोलाकार पत्थर वाले कब्र मिले हैं, नहीं तो खूब ढेर सारे पत्थर वाले कब्र मिले हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस मृतक व्यक्ति के साथ एक विशेष प्रकार का लाल और काला रंग का जो है मिट्टी का बर्तन मिला है, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, काले या लाल मिट्टी के बर्तन कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि इनके साथ लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। ठीक है, तो क्या महापाषाण के समय में सोना था? तभी तो सोने के गहने मिले हैं। चलिए आगे। ताबूत सावधान यानी कि शिष्ट किसे कहते हैं? देख लेते हैं शिष्ट क्या होता है। यहाँ जो है ना, यहाँ पे दिया है ऊपर इस तरह के महापाषाण, ऐसे ये कब्र बना दिए गए हैं, छोटे छोटे पत्थर डाल दिए गए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए, उसके बाद में ये बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर डाल दिया गया है। ठीक है, तो शिष्ट ताबूत सावधान कहा जाता है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता है। इस तरह का जो महापाषाण है इसे ताबूत बनाकर ऐसे डाल रहा है ना, तो इसलिए ताबूत सावधान कहते हैं, जिसे शिष्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया शिष्ट को एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराख है। ठीक है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, तो शायद से यहाँ पे जाने का रास्ता हुआ करता था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये सभी लोहे के सामान मिले हैं। ये देखिए, ये कुल्हाड़ी है, ये कटार है, बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ी और ये कटार और ये घोड़ा के लिए सामान मिला है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस टाइम के जो लोग होते थे उनकी सामाजिक असमानताओं के बारे में हमें क्या पता चलता है। मतलब क्या उनके में भी, जब ये समाज में रह रहे थे लोग, तो क्या उनमें भी अमीरी थी, गरीबी थी, इस टाइप की क्या व्यवस्था थी? तो देख लेते हैं हम लोग। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलते हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कितने? 33 सोना का जो है मन का, यानी कि सोना का घड़ा टाइप का मन का, और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। यहाँ कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग जो है गरीब थे, तो कुछ लोग सरदार थे और दूसरे अनुयायी थे। यानी कि यहाँ पे भी समाज में असमानताएं व्याप्त थीं। कुछ गरीब लोग थे, कुछ अमीर थे। सबसे ज़्यादा तो मिला है ब्रह्मगिरी से 33 सोना का मनका और शंख वाले व्यक्ति के एक कब्र। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? देख लेते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, यानी कि जो ये कब्र हो गया ना, तो यहाँ पे एक से अधिक कंकाल मिला है।
एक ही कब्र में 4-5 आदमी को दफना दिए गए। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। कहाँ से मिले हैं? महापाषाण कब्रों से मिले हैं। ठीक है। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते, मैंने बताया था ना यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट होल था, उसके रास्ते जो है कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ पे गोलाकार पत्थर जो लगाए गए थे, फिर चट्टान लगाए गए थे, तो ये चिन्ह का काम किया करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता के अनुसार शवों को दफनाने जो है दोबारा आ सकते थे। ठीक है। तो क्या महापाषाण काल में एक से अधिक जो है लोगों को दफनाया जाता था? तो बिल्कुल दफनाया जाता था। ठीक है। कैसे? तो पोर्ट होल की मदद से। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो महाराष्ट्र में एक नदी है जिसका नाम है भीमा, और उसकी सहायक जो नदी है ना घोड़, उसके किनारे एक जगह मिला हुआ है। ठीक है। यह जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितना? 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। उनका जो सिर था वो उत्तर की ओर था, और कई बार उन्हें जो है घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी कि एक घर है और घर के अंदर ही उनको सीधा लिटा करके दफना दिया गया। ठीक है। यहाँ हाथ, यहाँ पैर, इस टाइप से। ठीक है। वयस्क लोगों को, बूढ़ों को नहीं कह रहा है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये इनाम गांव। तो ये भीमा की जो सहायक नदी थी उस घोड़ के निकट है। ठीक है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। यानी कि दफनाया गया शव है, यहाँ पे कुछ खाना पानी इसके लिए रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी कि एक मिट्टी का संदूक है और इसके 4 पैर हैं। ठीक है। ऐसे अब इस मिट्टी के संदूक में इसे दफना दिया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी है, और 100 के जो पैर हैं ना वो मुड़े हुए हैं। जो 100 के पैर होते हैं ये इस टाइप से मुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। ये आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर लीजिएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ लीजिए। कंकाल का जो लिंग है पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं ना, इसके माध्यम से हम जांच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कंकाल है स्त्री का है या फिर पुरुष का है। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। चूँकि महिलाएं जो हैं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कोटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है। अब महिलाएं जो होती हैं उनका जो कमर वाला एरिया होता है वो बड़ा होता है। इसी के वजह से इन कंकालों में जाना जा सकता है कि ये कंकाल जो है पुरुष का है या महिला का है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले, कितने? 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध जो है वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। तो पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किसकी रचना है? तो चरक की है। ये किस चीज़ से संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा? तो चिकित्सा शास्त्र से। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। कौन? चरक संहिता में चरक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे कहते हैं कि 360 हड्डियां हैं। ठीक है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती दांत, यानी कि जो 32 दांत होते हैं उसको भी गिन लिए हों, हड्डियों के जोड़ को भी गिन लिए हो और कार्टिलेज को भी गिन लिए हो, तो जोड़कर यह संख्या बताई थी। शायद से ऐसा माना जाता है कि हो सकता है। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनाम गांव कहाँ पे है? तो पहला बात कि ये महाराष्ट्र में है। दूसरा कि ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। इसकी क्या खासियत है कि इसमें जो है एक घड़े के अंदर जो है एक मनुष्य को दफनाया गया है, और 5 कमरा वाला, और उसके बाद में वो उस इलाके का जो है सबसे बड़ा घर था। देन उसके बाद में क्या है, उसका पैर मुड़ा हुआ है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं इनाम गांव के। और भी कुछ विशेषताएं हैं। हाँ, और ये जो है यहाँ पे कितने साल पहले लोग रहते थे? 3600 से लेकर के 2700 साल पहले। और यहाँ पे जितने भी वयस्क लोग मरते थे तो उसको सीधा लिटा करके दफना दिया जाता था। ठीक है। चलिए
इनाम गांव के लोग क्या क्या काम करते थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इनाम गांव में पुरातात्विदों को क्या क्या चीज़ें मिले हैं? गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। जैसे कि यदि मुर्गी ले लिया जाए तो मुर्गी को जब फावड़े से काटा जाता है, उसको कट किया जाता है, तो उसका एक अलग जो है वो चिन्ह बनता होगा उसके हड्डी पे। और यदि ऐसी ही मुर्गी मरती है तो उसका एक अलग ही कंकाल बनता होगा। तो उसके अनुसार से ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है जानवरों को जो है खाया जाता होगा। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सांभर, सुअर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहाने वाला चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। यानी कि बहुत प्रकार के यहाँ पे फल भी मिलते थे। तो इसमें से काम धंधे वाले, इनाम गांव के काम धंधे में से आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, मैं बताती हूँ कि क्या इनाम गांव के लोग जो हैं मांस खाते थे? तो हाँ, तो ये किस चीज़ से पता चलता है? तो हड्डियों पर काटने के निशान से ये पता चलता है कि इनाम गांव के लोग जो है मांस खाते रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन में है पहला, सही सुमेलित करो। ठीक है, सूक्त किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ऋग्वेद में, जो कि 3500 साल पहले जिसकी रचना हुई है, ठीक है, उसमें जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उन्हें सूक्त कहते हैं। और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त का अर्थ क्या हो गया? अच्छी तरह से बोला गया। रथ आप देखें तो ऋग्वेद में जो घोड़ा था, घोड़ा जो है, घोड़ा के लिए, मवेशी के लिए और पुत्र के लिए जो है प्रार्थना की जाती थी। तो उस समय रथ का युद्ध में प्रयोग किया जाता था लड़ाई करने के लिए। ठीक है, यज्ञ जब करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, उसमें लिखा है कि यज्ञ में अनुष्ठान करते थे, आहूत देते थे। किन किन चीज़ों का? तो घी का, अनाज का और दूसरा जानवरों का कभी कभी। ठीक, तो यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटेड है। दास, तो दास से हम लोग क्या चीज़ रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना कर रहे थे, प्रार्थनाओं या सूक्तों की रचना कर रहे थे, उन्हें वे आर्य कहते थे। और जो उनका विरोध कर रहे थे कि तुम रचना मत करो, उन्हें दास कहते थे या दस्यु कहते थे। ठीक है, बाद में इसका यूज जो है स्त्री दासी के लिए जो होने लगा। और इस दासी जो था ये गुलाम हो जाता था और उसे जैसा उसका क्या कहें, उसका जो हेड होता था वो कहता था उसे वैसा करना पड़ता था। तो दास का मीनिंग क्या हो जाता है? गुलाम से। ठीक है, महापाषाण में क्या होता था कि एक कब्र होता था, या तो एक पत्थर लगा दिया गया या ढेर सारे पत्थर लगा दिए गए, एक पोर्ट होल बना दिया गया, यहीं पे ढेर सारे कब्र रख दिए गए, या फिर एक कब्र रख दिया गया, कुछ लाल काला बर्तन रख दिया गया। तो ये सभी थे सजाए गए पत्थर से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।